Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to learn about poem appreciation of two poems. First, Where World is Without Fear, and second, All Worlds a Stage. Let's begin. This important note is given to you. Read the poem more than once to get a clear idea of what the speaker is trying to say. सबसे पहले आपको ज़रूरी है पोएम को रीड करना एटलीस्ट एक बार से ज़्यादा बार, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि स्पीकर क्या कहना चाह रहे हैं. Look up the meanings of the difficult or unusual words in a thesaurus. The title of the poem is a key to the general meaning and summary of the thought presented. और जो वर्ड्स आपको ऐसे लग रहे हैं कि आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं या डिफरेंट लग रहे हैं, अनयूजुअल लग रहे हैं, तो उसकी मीनिंग आपको ज़रूर आनी चाहिए. आप देखिए उसका मीनिंग क्या होता है. और जो टाइटल है उसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए. जो समरी होती है उस पोएम की, उसको टाइटल ही रिप्रेजेंट करता है. मीन्स जो टाइटल है उसके बारे में ही आपकी पोएम होती है, तो आपको टाइटल का मतलब ज़रूर पता होना चाहिए. अब हम देखते हैं कौन से पॉइंट्स आपको मेंशन करने ज़रूरी हैं उसमें. फर्स्ट, टाइटल ऑफ द पोएम. नेक्स्ट, नेम ऑफ द पोएट. थर्ड, राइम स्कीम. फोर्थ, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड सेंट्रल आइडिया. अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि टाइटल और नेम ऑफ द पोएट आप पहले लिख दीजिए, फिर सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए, फिर राइम स्कीम और फिर फिगर्स ऑफ स्पीच मेंशन करें. अब ये आप देख सकते हैं, एक सैम्पल गिवन है यहाँ पर. पे अटेंशन. क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम, दैट इज़ वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर. अब इसका टाइटल सबसे पहले गिवन है और आप देख सकते हैं जो टाइटल है उसको अंडरलाइन किया है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया है. द सेम इज़ एंटिसिपेटेड फ्रॉम यू इन एग्ज़ाम. एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह से लिखना है और इसका कारण ये है कि आपको जो अपनी आंसर शीट है उसको प्रेजेंटेबल बनाना है. एक तरीका होता है आंसर लिखने का कि आपने सिंपल आंसर लिख दिया और ख़त्म कर दिया. एक वे होता है जिसको आपने थोड़ा सा क्या किया, हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, वर्ड्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर दिए, कॉमाज में कर दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया. उससे क्या होता है, एक डिफरेंट लुक होता है, एक प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है. जो आप आंसर शीट में लिखते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है दूसरों से. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू डू. आप एग्ज़ाम में भी यही कीजिएगा. जो टाइटल है उसको अंडरलाइन करें और उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखें, दैट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ वेयर द माइंड इज़ विदाउट फेयर. और आप ये भी देखेंगे कि इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में गिवन है, तो द सेम यू हैव टू फॉलो, इसको इसी तरह से लिखें. नेक्स्ट इज़ पोएट, उसको भी अंडरलाइन किया है. द पोएट ऑफ द पोएम इज़ रविंद्रनाथ टैगोर. और जो पोएट हैं पोएम के वो कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने लिखा है ये. देन कम्स थीम. थीम को भी आप देखेंगे अंडरलाइन किया गया है. Tagore rightly says that one's head should never bow before anyone in any situation. अब जो है आप स्टार्ट कैसे करेंगे, आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, जो आप पोएट है उनका नेम लिखकर कर सकते हैं. लाइक डायरेक्टली यू कैन राइट ओवर देयर नेम. Tagore said, या Tagore rightly says, the poet correctly says. in this manner आप लिखना स्टार्ट करेंगे इस तरह से. और ये जो थीम है इसमें आपको समरी लिखनी है. बेसिकली आपकी समरी क्या है पोएम की वो आपको लिखनी है. ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं कि टैगोर ने ये सही कहा है, किसी का भी सिर किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए किसी भी सिचुएशन में. वन शुड ऑलवेज मेंटेन ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल. वन शुड ऑलवेज स्पीक अप हिज माइंड. और हर जने को, हर इंसान को एक भाईचारा बना के चलना चाहिए. ब्रदरहुड मीन्स सब में एक भाई की तरह ही सबको अपने दूसरे लोगों से अच्छे से बिहेव करना चाहिए इन द सेंस. और हमेशा जो दिमाग में है वो कहना चाहिए, सच कहना चाहिए. माइंड शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फेयर एंड शुड बेयर द फ्रीडम ऑफ स्पीच. माइंड जो है वो हर तरह के डर से फ्री होना चाहिए और इवन हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होनी चाहिए. द नॉलेज शुड नॉट बी बाउंडेड बाय एनी फोर्सेस. नॉलेज जो है किसी भी फोर्स, किसी भी दबाव से बाउंड नहीं होना चाहिए. रादर शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल बाउंड्स. और जबकि उसको हर तरह से फ्री होना चाहिए. The knowledge here also means the strength which people should be bestowed with. तो knowledge का मतलब यहाँ पे strength भी है जो लोगों में होनी चाहिए. People should not be affected by any forces which would result in the world breaking into fragments by walls created between each other. जो लोग हैं वो किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं होने चाहिए उन फोर्सेस से जो वर्ल्ड को अलग अलग हिस्सों में बांट देती है, जो एक दीवार बना देती है उनके बीच में. They should try hard to
refrain themselves from such thoughts which would divide people and isolate them. और वो हमेशा इस चीज़ के लिए ट्राई करते रहें कि किस तरह से ऐसे थॉट जो उनको लोगों से अलग कर देंगे, जो उनको अकेला कर देंगे, ऐसे थॉट्स को वो हमेशा रिफ्रेन करें, मीन्स अपने से दूर रखें. एवरीवन शुड बी एनकरेज टू रीच देयर गोल्स विद परफेक्शन. और हर इंसान को एनकरेज करना चाहिए जिससे वो अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहे और परफेक्ट होता रहे. माइंड शुड नॉट dwell इन मिस्टेक्स, रादर शुड हैव द पावर ऑफ रीजनिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर. दिमाग को हमेशा मिस्टेक्स में ही नहीं घूमते रहना चाहिए, या जो गलतियाँ हो चुकी हैं उनको ही फॉलो नहीं करना चाहिए. माइंड को क्या करना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पर अपना फ्यूचर अच्छा बनाना चाहिए. टैगोर प्रेज टू ऑलमाइटी to gift him such a nation that achieves not only political but also spiritual freedom. टैगोर प्रे करते हैं गॉड से, ऑलमाइटी से, कि जो गिफ्ट वो चाहते हैं कि ऑलमाइटी को एक गिफ्ट दें. वो प्रे करते हैं ऑलमाइटी से कि हमको एक ऐसा गिफ्ट दें विथ सच अ नेशन दैट अचीव्स नॉट ओनली पॉलिटिकल, मीन्स वो चाहते हैं कि ऐसा नेशन हो जो सिर्फ पॉलिटिकली फ्री नहीं हो, वो स्पिरिचुअली भी फ्री होना चाहिए. राइम स्कीम. द पोएम डज नॉट हैव एनी राइम स्कीम. पोएम की कोई राइम स्कीम नहीं है, इसलिए ये पोएम जो है फ्री वर्स में है. उसके बाद हम देखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच. यहाँ हम देख सकते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच को भी अंडरलाइन किया है, और उसके बाद एक लाइन लिखी है, द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन द पोएम. और उसके बाद अगेन कॉलन है, और फिर एक डॉट के बाद आपने फिगर ऑफ स्पीच को मेंशन किया है. तो इससे क्या कर रहे हैं आप, जैसे मैं इस पोएम में दो फिगर्स ऑफ स्पीच को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो दोनों फिगर्स ऑफ स्पीच जो है उसमें आप नंबर्स लिख सकते हैं. अगर नंबर ना लिखें तो आप डॉट लगा सकते हैं, स्टार्स लगा सकते हैं, सो दैट इट कैन बी लाइक फर्स्ट ये है और सेकेंड ये है, इट विल लुक गुड. देन अगेन यू विल सी काइंड ऑफ एरो इज यूज्ड ओवर हियर in front of the line, like where tireless striving stretches its arms towards perfection. तो यहाँ पर ये जो लाइन है ये पोएम से ली गई है, इसलिए इसके सामने एरो बना दिया है और उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है. लाइक हियर अल्फ़ाबेट एस इज रिपीटेड टू गिव अ पोएटिक इफेक्ट. एस को भी इन्वर्टेड कॉमा में पुट किया है. द नेक्स्ट, द हेड इज हेल्ड हाई. अब यहाँ पर भी अल्फ़ाबेट एच जो है उसको इन्वर्टेड कॉमा में पुट किया है. दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, हाईलाइट किया है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हाईलाइट किया है. देन नेक्स्ट इज मेटाफर. वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. अब आप देखेंगे इसका जो एक्सप्लेनेशन है थोड़ा सा लेंदी है. कारण ये है कि आपको क्लियरली समझाना है कि आपने क्या समझा है, इसमें क्या मेटाफर है. मेटाफर मीन्स क्या होता है, जहाँ कंपैरिजन होता है. अब आप देखेंगे वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. तो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वॉल से हम जानते हैं कि जैसे कोई एरिया है, अगर बीच में आपने वॉल क्रिएट कर दी तो वो दो हिस्सों में उस एरिया को बांट देगा. बट वर्ल्ड को दो हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता डोमेस्टिक वॉल्स से. तो जिस चीज़ से बांटा जाता है वो क्या है, वो उनके आप कह सकते हैं कि कास्ट के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर बांटा जाता है, इज़न्ट इट. तो यहाँ पर वो जो डिवाइडेशन है लोगों का ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर, उसको कंपेयर किया है डोमेस्टिक वॉल्स से. पे अटेंशन ऑन दिस. वॉल्स डोंट लिटरली ब्रेक द वर्ल्ड इनटू फ्रेगमेंट्स. वॉल सच में कभी भी दुनिया को दो हिस्सों में नहीं बांट सकती. दिस मेटाफर मीन्स दैट पीपल मस्ट ट्रांसेंड देयर पेटी डिफरेंसेस. यहाँ पर मीनिंग क्या है कि लोगों को उनके जो हम कह सकते हैं जो सिली डिफरेंसेस हैं उसको छोड़ना चाहिए. एंड थिंक बियॉन्ड द नीड्स ऑफ देमसेल्व्स. और उनको सोचना चाहिए कि सिर्फ उनकी ज़रूरत के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी उनको सोचना चाहिए, उसके आगे भी उनको सोचना चाहिए. एंड देयर इमीडिएट फैमिली. और सिर्फ उनकी फैमिली के बारे में नहीं, उनको दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए. दिस इज़ व्हाट मेटाफर. ओके, नाउ वी विल सी द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ नेक्स्ट पोएम, दैट इज़ ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज. इसमें हम देखते हैं फर्स्ट टाइटल. अब आप देखेंगे कि इसके जो पहले जो पोएम थी उसमें टाइटल की नेक्स्ट लाइन में लाइन लिखी थी. आप चाहें तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए और आप चाहें तो उसके सामने ही लिख दीजिए, नो इश्यूज. द टाइटल ऑफ द पोएम इज ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज. और इसको भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है. फर्स्ट लेटर हर एक वर्ड का कैपिटल है. द पोएट ऑफ द पोएम इज विलियम शेक्सपियर. और नेम आपको ये पता होना चाहिए कि नेम हमेशा कैपिटल ही होता है. देन थीम.
then in theme what is written over here, in the present poem Shakespeare compares the entire world to a theatrical stage. एक थिएटर जैसा होता है, उसी तरह से जैसे उस पर स्टेजेस होती हैं उसी टाइप से शेक्सपियर ने भी क्या किया है, पूरे वर्ल्ड को एक थिएटर की तरह बताया है, वेयर ऑल ह्यूमन बींग्स परफॉर्म देयर रोल, जहाँ पर सारे ह्यूमन बींग्स अपना रोल को परफॉर्म करते हैं. एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू गो थ्रू 7 एक्ट्स दैट आर 7 स्टेजेस ऑफ मैंस लाइफ. हर एक इंडिविजुअल को अपनी लाइफ से गुजरना होता है, जो 7 स्टेजेस हैं उनकी लाइफ की, उनको शो किया है यहाँ पे. इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ मैन अपीयर्स एज अ चाइल्ड इन द वर्ल्ड. और अपनी पहली स्टेज में एक जो मैन होता है वो एक चाइल्ड की तरह अपीयर करता है दुनिया में. एज अ चाइल्ड ही इज़ हेल्पलेस क्रिएचर. और एक चाइल्ड की तरह वो, जब वो चाइल्ड होता है तब वो हेल्पलेस होता है, उसको दूसरों की ज़रूरत होती है. ही क्राइज इन द आर्म्स ऑफ हिज नर्स फॉर वन रीज़न और द अदर. यहाँ नर्स का मीनिंग है वो लेडी जो उसका ध्यान रखती हैं. ओके, सो वो अपनी नर्स के हाथ में क्या करता है, किसी न किसी कारण से रोता रहता है. जैसे हम जानते हैं बच्चे वो रोते ही हैं ज़्यादातर, जब भी उठते हैं कुछ बातें करते हैं, हंसते हैं, पर जस्ट न्यू बॉर्न बेबी ज़्यादातर रोते हुए दिखेंगे आपको. ही क्राइज एंड वॉमिट्स. वो रोता है, वो आवाज़ करता है और वो वॉमिट करता है. वॉमिट में अपने मुंह से कुछ ना कुछ लिक्विड निकालता रहता है. इन द सेकेंड स्टेज ऑफ हिज लाइफ मैन अपेयर्स एज अ चाइल्ड इन द वर्ल्ड. और सेकेंड स्टेज में जो है लाइफ की, उसमें मैन एक चाइल्ड की तरह है, थोड़ा सा बड़ा हो चुका है. ही गोज़ टू स्कूल विद अ बैग हैंगिंग राउंड हिज शोल्डर. वो स्कूल जाता है एक बैग को कैरी करते हुए. ही गोज़ टू अ स्कूल क्रीपिंग लाइक अ स्नेल. वो स्नेल की तरह एकदम रेंगता हुआ, मीन्स उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं है और उसको ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जाता है. ही गोज़ टू स्कूल अनविलिंगली. बिना इंटरेस्ट के वो स्कूल जाता है. इन द थर्ड स्टेज ऑफ हिज लाइफ मैन प्लेज द पार्ट ऑफ लवर. थर्ड स्टेज में वो एक लवर का पार्ट प्ले करता है. ही ग्रोज इन टू अ रोमांटिक यंग मैन. वो एक यंग मैन बन चुका है जो रोमांटिक है. ही फॉल्स इन लव एंड साइज लाइक अ फर्नेस. वो लव में फॉल करता है, मीन्स इन द सेंस आप कह सकते हैं कि वो प्यार में पड़ जाता है, और वो जो सांसें लेता है वो एकदम ऐसा लगता है जैसे गर्म सांसें ले रहा है. हु राइट्स पोम फॉर हिज बिलवर्ड. जो अपने बिलवर्ड, अपनी प्रेमिका के लिए पोएम लिखता है. In the fourth stage of his life, man becomes a soldier who has to look after his country and family. फोर्थ स्टेज में वो एक सोल्जर बन जाता है. सोल्जर से मीनिंग आप कह सकते हैं एक वर्किंग मैन बन जाता है. उसका काम क्या होता है, अपनी कंट्री का ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना. ही कीप्स बियर्ड लाइक अ पार्ट. वो पार्ट की तरह जो बियर्ड होता है, मीन्स दाढ़ी है, वो रखता है. ही इज़ इमोशनल एंड जेलस. वो इमोशनल होता है, वो जेलस होता है. He quarrels with others for his honor and grace. वो दूसरों से लड़ाई करता है उसके ऑनर के लिए, उसके ग्रेसनेस के लिए, ग्रेसफुलनेस के लिए. He runs after temporary and bubble fame. और वो जो थोड़े टाइम की फेमस रेपुटेशन होती है उसके पीछे वो भागता है. इन द फिफ्थ स्टेज ऑफ हिज लाइफ ही बिकम्स अ जज. और फिफ्थ स्टेज में आके वो एक जज बन जाता है. जज इन द सेंस उसको समझ में आ जाता है क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है. ही बिकम्स मैच्योर एंड एक्सपीरियंस्ड इन हिज थाट्स. वो मैच्योर बन जाता है और उसके जो थाट्स हैं वो एक्सपीरियंस दिखते हैं उसमें, वो एक्सपीरियंस होल्डर बन जाता है. ही विशेज़ टू ग्रैब मटेरियल कम्फर्ट. अब उसको कम्फर्ट चाहिए होती है लाइफ की, जो दूसरी चीज़ों में मिलती है, जो दुनिया की चीज़ों में कंफर्ट मिलता है वो उसको चाहिए होता है. हिज बैली बिकम्स राउंड. उसकी बैली जो है वो गोल हो जाती है, मीन्स वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है. फैट, ही बिकम्स फैट. हिज आइज़ बिकम सीवियर एंड ही ग्रोज बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट. उसकी जो आँखें हैं वो थोड़ी सी सीवियर हो जाती है, मीन्स उसको इस चीज़ की परख हो जाती है क्या सही है क्या गलत है, और उसके जो बियर्ड है वो एक फॉर्मल कट में आ जाती है. इन द सिक्स स्टेज ऑफ हिज लाइफ मैन ग्रोज ओल्ड. अपनी सिक्स स्टेज में वो बूढ़ा हो जाता है. ही लुक्स क्वाइट रिडिक्यूलस इन हिज मूवमेंट्स. वो थोड़ा अजीब लगता है उसको जब वो चलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ओल्ड मैन होते हैं वो थोड़ा सा, आप देख सकते हैं कई बार बेंड होके चलते हैं, स्लोली चलते हैं, तो स्ट्रेंज वे में चलते हैं. ही वेयर्स ग्लासेस बिकॉज हिज आई साइट इज़ वीक. वो ग्लासेस वेयर करते हैं, ग्लास इन द सेंस चश्मा वेयर करते हैं, क्योंकि उनके जो नज़र है वो कमज़ोर हो चुकी है. हिज शूज़ बिकम्स वाइट्स फॉर हिज फीट. उनके जो जूते हैं वो बड़े हो चुके हैं उनके पैरों को के मान से. हिज वॉइस सफर्स अ चेंज. उनकी आवाज़ में चेंज आ चुका है, वो अब थोड़ी सी श्रिल हो चुकी है, आप कह सकते हैं शिवर करती है, तीखी हो गई है. इन द फाइनल स्टेज मैन टर्न्स इनटू अ चाइल्ड वंस अगेन. और फाइनल स्टेज में वापस से एक चाइल्ड बन जाता है. चाइल्ड इन द सेंस यहाँ पर जो दूसरों पे डिपेंड होता है,
अपना काम खुद नहीं कर सकते। ही सीम्स टू फॉरगेट एवरीथिंग, और वो ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ भूलते जा रहे हैं। ही बिकम्स टूथलेस, उनके दांत भी गिर जाते हैं। हिज आई साइट इज़ वीकन्ड, उनकी आँखें हैं या आँखों की जो रोशनी है वो और कमज़ोर होती जाती हैं। एंड ही इज़ डिप्राइव्ड ऑफ टेस्ट, और उनको टेस्ट का भी अब कुछ इतना आइडिया नहीं रहता। ही इज़ रेडी टू लीव द वर्ल्ड, और वो अब लास्ट स्टेज में है और अपनी दुनिया को छोड़ने की एंड पर है, वो रेडी हैं दुनिया को छोड़ने के लिए। नाउ विल मूव टूवर्ड्स राइम स्कीम। अगेन राइम स्कीम में आपको अंडरलाइन करना है, और देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोएम, दैट्स व्हाई इट इज फ्री वर्स, बट देयर इज अ स्टीडी रिदम ऑफ 5 बीट्स इन ईच लाइन। लेकिन एक रिदम है 5 बीट्स की, हर एक लाइन में आपको मिलेगी वो। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फिगर्स ऑफ स्पीच। अब आप देखेंगे यहाँ पे 4 फिगर्स ऑफ स्पीच मेंशन है, और सब में एक हाईलाइट है, सबको हाईलाइट किया गया है। तो आपको भी इसी तरह से उसको हाईलाइट करना है। आप चाहे तो नंबर्स पुट करें, आप चाहे तो डॉट करें। ओके, देन फर्स्ट यू विल सी एलिट्रेशन। एलिट्रेशन है तो एलिट्रेशन, दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस। इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं कि एलिट्रेशन में कोई वर्ड रिपीटेड होता है तो आपको ये एक्सप्लेन करना है नीचे, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में लाइन पुट की गई है, तो आप देखेंगे उसको। हियर अल्फ़ाबेट ई इज़ रिपीटेड टू गिव अ पोएटिक इफेक्ट। अब यहाँ पर लाइन्स जो है एक ही लाइन ही है, इसलिए आप चाहें तो एरो पुट कीजिए, अगर 2 हो तो एरो ज़रूर कीजिए, आप नहीं हो तो आप ज़रूरी नहीं है, इट इज़ ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन यू। The next is metaphor. Metaphor, all worlds a stage, all men women are merely players. तो यहाँ पर वर्ड को कंपेयर्ड किया गया है डायरेक्टली एक स्टेज से, और मैन और वुमेन को प्लेयर से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट इज सिमिली, एंड देन द लवर साइंग लाइक अ फर्नेस। तो यहाँ पर जो लवर साई कर रहा है वो डायरेक्टली कंपेयर्ड है फर्नेस से। देन रिपीटिशन, and repetition sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything. So sense word is repeated. You can see over here word sense is repeated to give a poetic effect. अब आप चाहें तो repeated के बाद डॉट लगा दें, लेकिन just if you write this one more line, उससे वो सेंटेंस और अच्छा लगेगा, to give a poetic effect। तो इस लाइन को भी आप ऐड ज़रूर करें। सो आई होप आपको इस चीज़ समझ में आई है कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन किस तरह से लिखना है। उसमें आपको बेसिकली क्या करना है, प्रेजेंटेबल बनाना है आपके आंसर को। से इंग्लिश में यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने आंसर को किस तरह से प्रेजेंट किया है। लर्न सब करते हैं, बट प्रेजेंट करने का वे सबका डिफरेंट होता है। तो आप हाइलाइटर हम जानते हैं एग्जाम में यूज़ नहीं कर सकते हैं, पर एटलीस्ट पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, पेन से उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट लुक आएगा उसका। Okay, then I hope the video is clear to you. If you have any doubt, you can ask me. Okay, then take care, stay safe.